हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम कर रहे थे परीक्षा वानी लाइन बाय लाइन रिवीजन। आज हमारा है यूनिट 4 है भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। तो हम हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन करेंगे ताकि हमारा पेपर से पहले पूरा रिवीजन हो जाए ऑल ओवर। ठीक है, अपडेट करके हम चलेंगे सारी चीज़ें और बहुत अच्छे से चीज़ें याद भी हो जाए, उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बृहद हिमालय और गंगा के मैदान के बीच में जो स्थित है ये राज्य। ग्लोब का मतलब इसका लोकेशन देखेंगे कितने अक्षांश देशांतर पे स्थित है उत्तराखंड। ठीक है, तो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक का इसका क्षेत्रफल है, अक्षांश। अब जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी पृथ्वी गोल है। ठीक है, और जो ये वाली रेखाएं होती हैं इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ये वाली रेखाएं कहलाती है देशांतर। और जो ये है, ये सेंटर पे 0 डिग्री, इसे विषुवत रेखा या इक्वेटर भी बोलते हैं। नीचे वाली रेखा होती है कैप्रिकॉन और ऊपर वाली होती है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जो ये वाली रेखाएं होती हैं ये हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और जो ये हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि एग्जैक्ट भारत की लोकेशन क्या है। ठीक है, अब हमने जान लिया कि देशांतर क्या है। देशांतर ये वाली रेखा है और अक्षांश ये वाली है, तो कंफ्यूज मत होना। हम इनका लोकेशन एग्जैक्ट देखेंगे कि उत्तराखंड कौन से स्थान पे है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं तो इसमें अक्षांश का विस्तार देखते हैं सबसे पहले। तो अक्षांश हमारा है 28 डिग्री 43 मिनट्स। अब जो ये लिखा हुआ 28, ये वाला साइन है डिग्री का, एंड 43 ये जो डैश लिखा हुआ इसको आप कभी इसको डिग्री मत पढ़ना, ये होता है मिनट का साइन। ठीक है, तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक इसका उत्तरी अक्षांश है। जब हम उत्तराखंड की लोकेशन देखेंगे तो ये है, ये अक्षांश लोकेशन है। और 77 डिग्री 34 मिनट से 82 एंड 02 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो देशांतर के मध्य है ये। एग्जैक्ट लोकेशन याद रखनी है हमें कि अक्षांश कितने में है और देशांतर कितने में है। ठीक है, किसके मध्य है, अर्थात इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार क्रमशः 2 डिग्री 44 मिनट से 3 डिग्री 28 मिनट है। ठीक है, याद रखनी ये चीज़ें। राज्य के क्षेत्र को प्रायः कुमाऊं गढ़वाल हिमालय या पूरे भारत के संदर्भ में मध्य हिमालय कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हम देखेंगे कि ऊपर पूरे भारत की बात करें तो ये टोटल इतना एरिया पूरा, यहाँ हिमाचल प्रदेश तक का, यहाँ से यहाँ नंगा पर्वत से नामचा गरवा, इतना पूरा एक हिमालयी, इतने सारे राज्य हिमालयी राज्य में आते हैं। तो उसमें उत्तराखंड की लोकेशन कहीं सेंटर पे है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं ये कि कुमाऊं गढ़वाल हिमालय या पूरे भारत के संदर्भ में मध्य हिमालय कहा जाता है जब उत्तराखंड की बात करते हैं। इस राज्य का आकार आयताकार है। इसके आकार की बात करते हैं तो ये आयताकार है इसका आकार। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 358 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 320 किलोमीटर है। तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इसका साइज हो गया आयताकार। तो और इसका लंबाई लगभग 358 किलोमीटर। हाँ, पूर्व से पश्चिम ये वाला डिस्टेंस हम अगर देखें तो ये कितना है हमारा 358 किलोमीटर।
358 किलोमीटर ये वाला वो है। और उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें, ये वाला साइज इसकी बात करें तो 320 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने देख ली, ये याद रखनी है एग्जैक्ट। राज्य सांख्यिकी डायरी 2015-16 के अनुसार राज्य का कुल क्षेत्रफल याद रखना 48483 वर्ग किलोमीटर है। 53483 किलोमीटर, ठीक है। इतना इसका टोटल क्षेत्रफल है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल के मात्र 1.69% है। अब इसको समझना है कि क्या बोलना चाह रहा है। सपोज ये मतलब हाफ भारत बन गया ये तो ये है उत्तराखंड। अगर टोटल भारत का हम क्षेत्रफल लें तो इतना पार्ट जो उत्तराखंड है, तो ये टोटल भारत का, जैसे टोटल भारत का 100% एरिया है, ठीक है। जैसे टोटल भारत का परसेंट है 100%, हम पूरे को 100% माने टोटल भारत का, तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है ये टोटल भारत के 100% में से इतना क्षेत्रफल कितना है, केवल 1.69%, केवल इतना परसेंट है क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला चमोली है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा जिला जो है चमोली है। इसका टोटल क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा चंपावत, दोनों चौ से ही है, चमोली चंपावत, ऐसे याद रखना। सबसे बड़ा है चमोली, सबसे छोटा है चंपावत। चंपावत का है 1766 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है। और इनका हो सकता है क्रम में लगाने को दे देते हैं कभी कभी, और कभी कभी ऐसे इनका क्षेत्रफल एग्जैक्ट नंबर में पूछ लेते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है एग्जैक्ट कितना है क्षेत्रफल। तेलंगाना बनने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अब 19वां राज्य है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से नंबर का राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जब बना था तब कौन से नंबर का राज्य था। जब ये बना था उत्तराखंड 27 नंबर का राज्य था, और हिमालयी राज्यों में 11वें नंबर का राज्य है। ऐसे करके पूरा याद रखना है, ठीक है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 86.07% पर्वतीय तथा 13.93% मैदानी क्षेत्र है। ये भी याद रखना, 86% क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड का, और मैदानी कितना है, केवल 13.93, ठीक है। जो हरिद्वार और ये वाले क्षेत्र हैं, ये मैदानी क्षेत्र, US नगर, हरिद्वार, ये वाले मैदानी क्षेत्र में आते हैं। ये केवल 13.93% है हमारा, बाकी सब क्या है, पर्वतीय राज्य है, ठीक है। उत्तर में बृहद हिमालय, पश्चिम में टोन्स नदी, दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणियाँ, और दक्षिण मध्य एवं पूर्व क्षेत्र में तराई क्षेत्र तथा पूर्व में काली नदी राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। इसको हम समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। सपोज ये है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के पश्चिम की रेखा कौन बना रहा है, टोन्स नदी। ये है टोन्स नदी। अभी रिसेंट अगर आपने पेपर दिया होगा तो ये पूछा था टोन्स नदी किसकी सहायक नदी है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि टोन्स नदी किसकी सहायक नदी है। आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, कुछ भी हम कर रहे हैं तो उसमें आपकी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। तो अब जो ये पूर्वी साइड बनाती है, पूर्वी एरिया का साइड कौन सी नदी बनाती है, ये काली नदी, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं ये पूर्वी और पश्चिमी जो तट बनाती है वो टोन्स और काली नदी सीमा बनाती है, ठीक है। पूर्व में नेपाल, उत्तर पश्चिम में तिब्बत, और उत्तर पश्चिम हिमालय में हिमाचल प्रदेश, तथा दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी राजनीतिक सीमा बनाते हैं। ये है उत्तराखंड। इधर हमारा आ गया नेपाल। आपको प्रैक्टिस करनी होगी खुद भी बना के, ठीक है। यहाँ आ गया, हम शॉर्ट में लिखते हैं, इधर आ गया नेपाल,
सॉरी, इधर आ जाता है नेपाल, इधर तिब्बत, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और यहाँ यूपी। तो ये है हमारा कौन कहाँ से सीमा बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया। राज्य की पूर्वी और उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है। पूर्वी और उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है, मतलब तिब्बत और नेपाल लगे रहते हैं पूर्वी और उत्तरी सीमा में। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है देश, नहीं है उत्तराखंड, ठीक है। राज्य में उत्तर से प्रवेश करने के लिए ट्रांस हिमालय क्षेत्र जैक्सर पर्वत श्रेणी में व महा हिमालय क्षेत्र में हिमाद्री में अनेक दर्रों के पास या धुरा या खाल है। मतलब ये पास, दर्रे, धुरा ये होते हैं। सपोज ये दो पहाड़ हैं, तो इनको क्रॉस करने के लिए, इस पहाड़ से उधर जाने के लिए जो रास्ते होते हैं, गहरी घाटी के बीच में जो रास्ते होते हैं, इन्हें पास या दर्रा बोलते हैं। इसके अन्य नाम भी पूछ लेते हैं, पास, दर्रा, धुरा, खाल, सब इन्हीं के नेम हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी नाम आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी इनके ये क्या हैं पूछ लेते हैं, तो ये दर्रे हैं, ठीक है। 1962 से पूर्व इन्हीं दर्रों को गिरिद्वारों के माध्यम से राज्य के सौका, जौहरी, जाड़ आदि जनजातियां तिब्बत में हुणिया आदि लोगों से व्यापार करते थे। जो ये बकरी पालने के लिए लोग इधर उधर जाते हैं बकरियों को लेके, तो फिर ये इनका जो व्यापार होता था, शौका और जौहरी, जाड़, इन लोगों का तिब्बत की साइड को जो व्यापार होता था, इन्हीं दर्रों के माध्यम से होता था, ठीक है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित मैदान, भाबर व तराई क्षेत्र, तराई से राज्य में प्रवेश करने के लिए शिवालिक श्रेणियाँ मोहनपास देहरादून में, तिमली देहरादून में, हरिद्वार, कोटद्वार, पौड़ी, द्वारकोट, ठाकुरद्वारा, चौकीद्वारा, चिलकिला, ठिकुली, चोरगलिया, बमौर आदि ये सारी क्या थे, प्रमुख घाटें या द्वार थे, ठीक है। राज्य के 3 जिले पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर, ये नेपाल से लगते हैं 3 जिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको याद रखना है। जो ये साइड के हैं, यहाँ पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत एंड यूएस नगर, ये 3 साइड के राज्य हैं जो नेपाल से लगते हैं। इधर नेपाल आ गया, ठीक है, ये याद रखना है। और 5 जिले यूएस नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार तथा देहरादून, ये किससे लगते हैं, यूपी से, ठीक है। यूपी से 5 जिले लगते हैं, नेपाल से 3 जिले लगते हैं, 2 जिले उत्तरकाशी से लगते हैं, देहरादून और उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश से लगते हैं 2 जिले, तथा 3 जिले हमारे लगते हैं उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़, ये चीन को स्पर्श करते हैं। तो हम मैप के थ्रू देखते हैं। ये सपोज उत्तराखंड है, तो ये जो साइड के 3 जिले हैं हमारे, पिथौरागढ़, चमोली एंड उत्तरकाशी, ये किससे साझा कर रहे हैं, ये चीन से, इधर चाइना है, तो ये चीन से साझा कर रही है ये 3, ठीक है। और राज्य के सबसे उत्तरी व दक्षिणी जिले क्रमशः उत्तरकाशी और यूएस नगर है, तथा सबसे पूर्वी व पश्चिमी पिथौरागढ़ व देहरादून है। सबसे साइड, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। ये है, तो हमें याद रखना है कि सबसे पूर्वी और पश्चिमी कौन कौन से ज़िले हैं, ठीक है। यहाँ आ गया हमारा उत्तरकाशी, ठीक है, और यहाँ आ गया यूएस नगर, यहाँ पे यूएस नगर, यहाँ पिथौरागढ़, ठीक है, और यहाँ पे देहरादून। तो ये याद रखना है कि बॉर्डर कौन से बना रहे हैं, ठीक है। पौड़ी जिले की सीमाएं राज्य के 7 जिलों नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून तथा हरिद्वार को स्पर्श करती हैं। अभी हम इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं।
अगर आपको पूरा उत्तराखंड की मैपिंग देखनी है, पूरा कौन से ज़िले किससे लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, कहाँ स्पर्श कर रहे हैं, तो फिर वो सेपरेट वीडियो हमने बनाई है, पूरे मैप के थ्रू गए हैं उसमें। तो आपको वो वीडियो देख लेना चाहिए एक बार, प्लेलिस्ट में होगा, उत्तराखंड की प्लेलिस्ट में, आप उसे चेक कर लीजिएगा। एक और प्लेलिस्ट है उत्तराखंड की, उसमें आप जाके, ये तो परीक्षा वाणी रिवीजन है पूरा, लेकिन उसमें उत्तराखंड की सेपरेट वीडियो बनाई गई है, कितने राज्य कितने ज़िले किससे लग रहे हैं, कितने ज़िले किससे, और कितने अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ये पूरा डिटेल में दिया गया है। अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो डिटेल में वहाँ जाके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे से। वो वीडियो देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अभी हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। चमोली तथा अल्मोड़ा की सीमाएं 6 जिलों को स्पर्श करती है। चमोली तथा अल्मोड़ा की। देहरादून के 4 जिले हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी को स्पर्श करती है, देहरादून को स्पर्श करते हैं ये 4 जिले, ठीक है। राज्य में केवल 4 जिले टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व अल्मोड़ा ऐसे हैं जिनकी किसी अन्य या राज्य या देश से स्पर्श नहीं करती हैं, जिसकी सीमा 4 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य या देश से सीमा साझा नहीं करती। ये अर्थात ये पूर्णतः क्या है, आंतरिक जिले हैं। कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि पूर्णतः आंतरिक जिले कौन कौन से हैं या निम्न में से कौन से नहीं हैं, तो आपको याद रखना है 4 जिले हैं जो पूर्णतः आंतरिक है, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ठीक है। कभी इसमें 3 या इनके नेम दे देंगे, टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एंड पिथौरागढ़ दे देंगे। इनमें से कौन सा नहीं है जो पूर्ण तरह आंतरिक है, नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का वाला जिला नेपाल से सर्वाधिक सीमा रेखा रखने वाला पिथौरागढ़ है। चीन से सर्वाधिक सीमा रेखा रखने वाला भी कौन है, पिथौरागढ़ है, ठीक है। अब हम देखते हैं हिमालयी राज्य की अवधारणा। देश के समग्र विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान यह महसूस किया गया कि मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों का विकास की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। जब इसके कारणों की तलाश की गई तो पाया कि व्यवहारिक दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्रों का विकास अपेक्षाकृत कठिन है, क्योंकि दोनों क्षेत्रों के विकास में मूल आवश्यकताएं, प्राथमिकताएं, आधार मानक तथा विकास की समझ भिन्न है। इन क्षेत्रों में भौगोलिक, आर्थिक, संसाधनिक, भाषाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक संरचना मैदानी क्षेत्रों के से भिन्न है, और धीरे धीरे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों को विकास के लिए एक पृथक क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया जाने लगा और पर्वतीय हिमालयी राज्य की अवधारणा का जन्म हुआ, ठीक है। एज कम्पेयर टू प्लेन्स एरिया, तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, डेवलपमेंट में थोड़ा कठिनाई होती है, क्योंकि यहाँ सारी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते जहाँ पे हमें चाहिए है। सपोज हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, या फिर घर बनाना है, या फिर कुछ भी करना है, सपोज़ कोई हॉस्पिटल ही बनाना है हमने पहाड़ी एरिया में, सबसे पहले हमें प्लेन से उसको ट्रैवल करके पूरा सामान वहाँ तक लेके आना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कि जहाँ तक रोड नहीं है उस एरिया में हमने वो बनाना है, तो सपोज़ गाड़ियाँ यहाँ तक आती हैं, यहाँ से आगे पैदल है, तो हमें पहले तो ये प्लेन्स एरिया से ट्रांसपोर्ट का पूरा हमें इतना लगेगा, और फिर यहाँ से यहाँ ले जाना, फिर इसमें इतने लोग चाहिए, फिर यहाँ पे काम चलेगा। सपोज़ बीच में कुछ चीज़ें वापस से फिर कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए, और हो सकता है यहाँ से यहाँ ले जाने में कुछ चीज़ें टूट फूट जाती हैं, तो ये वाली चीज़ों का सामना करना पड़ता है कहाँ पे, पर्वतीय क्षेत्रों में। इसीलिए वहाँ पे विकास थोड़ा एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स एरिया तो थोड़ा टफ है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें आसानी से अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्वतंत्रता के समय इसीलिए पर्वतीय राज्यों के लिए मतलब अलग से पर्वतीय हिमालयी राज्य की अवधारणा का जन्म हुआ, क्योंकि फिर समझा लोगों ने कि यहाँ पे विकास के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें करनी होंगी, तभी पॉसिबल हो पाएंगी चीज़ें, ठीक है। स्वतंत्रता के समय भारत में केवल असम हिमालयी राज्य था। अक्टूबर 1947 में दूसरा हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर बना। 1963 में नागालैंड
तीसरा बना इन 1971 में हिमाचल प्रदेश, फिर 72 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बने। 1975 में सिक्किम, 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को हिमालयी राज्य घोषित किया गया तथा 2000 में उत्तराखंड को 11वां हिमालयी राज्य बनाया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिमालयी राज्यों में कौन से नंबर का बना, 11वें नंबर का उत्तराखंड। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। धरातली विन्यास, स्तर, शैलक्रम तथा उच्चावच स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक तथा भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, यथा गंगा का मैदान, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक, दून क्षेत्र, लघु हिमालय, बृहद हिमालय व ट्रांस हिमालय क्षेत्र 8 क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से गंगा का मैदान, सबसे पहले गंगा का मैदान, तराई क्षेत्र। गंगा का मैदान सबसे पहले हम देखेंगे। दक्षिणी हरिद्वार के अधिकांश भाग गंगा के समतल मैदानी क्षेत्र का ही हिस्सा है। यह क्षेत्र गंगा आदि नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों और अवसादों, कॉप, मिट्टी, कीचड़, बालू आदि से निर्मित है। यहाँ बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में खादर तथा गैर बाढ़ क्षेत्रों में बांगर। इसमें क्वेश्चन आता है बांगर और खादर। सपोज यहाँ से नदी आई तो ये अपने साथ क्या लाती है, अवक्षेप लाती है। अवक्षेप थोड़ा थोड़ा करके यूँ जमा हो जाते हैं, तो जमा हुए ये जो इसमें जो ये साइड पे आ जाते हैं, ये वाला, तो जो पहले के अवक्षेप होते हैं जो पुराने हो जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, बांगर। पुराने वाले अवक्षेपों को बांगर कहते हैं, और जो नए अवक्षेप यहाँ पे जो पानी के साथ अभी नए अवक्षेप जो आ रहे हैं ये कहलाते हैं खादर। ठीक है, खादर न्यू अवक्षेप होते हैं, बांगर जो होते हैं पुराने अवक्षेप होते हैं, ये याद रखना आप। तो बांगर खादर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ होता है। गन्ना, गेहूँ, धान आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। हरिद्वार के लक्ष्य रोड की आदि कस्बों में ये सारे क्षेत्र आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं तराई क्षेत्र। हरिद्वार के गंगा के मैदान के तुरंत बाद और पौड़ी गढ़वाल तथा नैनीताल जिलों के दक्षिणी क्षेत्र में यूएस नगर के अधिकांश क्षेत्र को तराई कहा जाता है। इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर तक है। किसकी, तराई क्षेत्र की। गंगा के मैदानों के बाद तराई क्षेत्र आ जाता है ना, तो उसकी हमारी क्षेत्र कितना है, 20 से 30 किलोमीटर तक। गंगा के मैदान की भांति तराई क्षेत्र की भूमि का भी निर्माण महीन कणों वाली अवसादों से हुआ है, लेकिन वर्षा अधिक होने के कारण भूमि के दलदली होने के कारण यह मैदान से भिन्न है। इस क्षेत्र में पातालतोड़ कुएं मिलते हैं। इस क्षेत्र की उत्पादकता गंगा के मैदान से कम नहीं है। यह अधिक पानी चाहने वाले फसलों जैसे धान, गन्ना की खेती यहाँ पर अच्छी होती है बारिश की वजह से। इसके अलावा यहाँ गेहूँ, आलू आदि की खेती भी की जाती है। औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर आदि इसी क्षेत्र के कस्बे में आते हैं। यह क्षेत्र सड़कों के अलावा रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, जो तराई क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र में कुमाऊं एवं गढ़वाल के अलावा पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि राज्यों के लोग भी बसे हुए हैं, जो प्रायः व्यावसायिक खेती एवं अन्य व्यवसाय करते हैं। सबसे पहले मैदान आए गंगा के, फिर तराई आए, फिर भाबर क्षेत्र। अब भाबर क्या होता है, तराई क्षेत्र के तुरंत बाद उत्तर तथा शिवालिक क्रम की पहाड़ियों के दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में चंपावत, पूर्व में चंपावत, पश्चिम में देहरादून तक फैले क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक है। इस क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ है तथा मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि मोटे बालू युक्त होती हैं। यहाँ छोटे छोटे नदी नालों का जब तक बाढ़ की स्थिति न हो प्रस्तर खंडों में मोटी परतों के बीच अस्तित्व समाप्त सा ही लगता है।
लेकिन कुछ दूरी के बाद पुनः दिखाई देने लगती है और धीरे धीरे बहने लगती है। इस क्षेत्र का निर्माण प्लास्टोसीन युग में शिवालिक उतरने वाली बेगवती नदियों द्वारा बहाकर लाए हुए वजनी अवसादों, कंकड़, पत्थर, बालू आदि के निक्षेप से हुआ है। यानी कि जब जब कोई भी रिवर बहती है, जब वो पहाड़ों से बह रही है, तब तो उसका बहाव बहुत तेज होता है, तो वो अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेके आती है। तो जैसे वो प्लेन्स में पहुंचती है, अब वो प्लेन्स में पहुंच गई, सपोज ये अभी तक पहाड़ों से आई, तो पहाड़ों से एकदम तेज आई और बहुत सारे अवसाद वगैरह लेके आई। अब वो प्लेन्स में जैसे जैसे एंटर करी, तो प्लेन्स में क्या होगा, धीरे धीरे जैसे प्लेन्स स्टार्ट होगा, ये अपने साथ जो बालू कंकड़ वगैरह लेके आई हैं उसको यहाँ छोड़ते हुए जाएगी। प्लेन्स में इतना उसका वेट नहीं होता, मतलब वेग नहीं होता इतना तेज कि वो अपने साथ बालू पर कंकड़ लेके जाए, तो वो धीरे धीरे छोड़ देती है यहाँ, और उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है प्लेन्स एरिया में। ठीक है, तो क्या होता है, ये यहाँ छोड़ देती है, यहाँ पे बहुत सारे मोटे मोटे बालू भी छोड़ के जाती है। तो यही चीज़ हमारा वो बोल रहा है कि नदियों द्वारा वजनी अवसाद, कंकड़, पत्थर आदि निक्षेप ये जो छोड़ जाती है, उसी के कारण वहाँ पे भाबर क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्र की मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त है इसमें, क्योंकि मोटे मोटे पत्थर, बालू पत्थर आदि वगैरह होते हैं। अतः यहाँ ज़्यादातर जंगली झाड़ियाँ और अन्य प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। कहीं कहीं भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए थोड़ी बहुत खेती की जाती है, मतलब वहाँ ज़्यादा खेती नहीं होती। सबसे जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती है, वो है गंगा का मैदान क्षेत्र। ठीक है, अब हम देखते हैं शिवालिक क्षेत्र। 4th नंबर पे पहुँच गए हम, शिवालिक क्षेत्र। अब देखेंगे हम भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में स्थित पहाड़ियों को शिवालिक क्षेत्र कहा जाता है। इसे बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है हिमालय का पाद किसे कहते हैं, तो शिवालिक श्रेणियों को हिमालय का पाद कहते हैं। ठीक है, यह पर्वत श्रेणी हिमालय के सबसे बाहरी दक्षिणी छोर पर स्थित है। दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी टेहरी गढ़वाल, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल, दक्षिणी चंपावत आदि 7 जिलों में पूर्व पश्चिम में फैले हुए इस पर्वत श्रेणी की औसत लंबाई 10 से 20 किलोमीटर है। पश्चिम में कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, पूर्व में कम है। इस पर्वत श्रृंखला की चोटियाँ लगभग 700 से 1200 मीटर की हैं। यह पर्वत श्रेणी अपने उत्तर स्थित मध्य हिमालय से विशाल सीमांतर दरार से अलग होती है, लेकिन इस दरार का क्रम अधिक स्पष्ट नहीं है। यह श्रेणी हिमालय का सबसे नवीन भाग है। शिवालिक श्रेणियाँ सबसे नवीन भाग है हिमालय का। ठीक है, जिसे 1.75 लाख से 3 करोड़ वर्ष पूर्व निर्मित माना जाता है। काल का विभाजन की दृष्टि से इसे निर्माण काल मध्य मायोसीन से निम्न प्लास्टोसीन तक माना जाता है। इस श्रेणी के सर्वदा नवीन होने का कारण जीवाश्म मिलते हैं यहाँ पे। अब क्या हुआ था, जब भारत इंडो एशियाटिक प्लेट जो है वो ऊपर वाली प्लेट से टकराई थी, तब यहाँ भारत आके जुड़ा था, जहाँ पे पहले तैथिस सागर था। तो इस तैथिस सागर से जो यूं करके हिमालय का निर्माण हुआ है। जब ये दो प्लेटें आपस में टकराई तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। तैथिस सागर था पहले यहाँ पे। कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आके यूरेशियन प्लेट से टकराई तो कौन सा सागर था वहाँ बीच में, जहाँ पे अभी किसके जो ये पहाड़ हैं उनका निर्माण हुआ। तो यहाँ पे तैथिस सागर था। कौन सा सागर था? तैथिस सागर था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये नया इनका निर्माण नया हुआ है, दो प्लेटों के टकराने से हुआ है। तो ये वाले जो हिमालय का पाद होता है, ये वाली श्रेणी है नवीन। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये नवीन श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, ये इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलते हैं? जीवाश्म मिलते हैं, क्योंकि ये नई श्रेणी है। यह मायोप्लास्टोसीन बालू, कंकड़, गोलास तथा संपीड़ात्मक चट्टानों की मोटी परतों से निर्मित है। इसका धरातल ऊंचा नीचा तथा ढाल में तेजी है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं ब्रैकेट में। परीक्षा वाणी की एक अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें इसने ब्रैकेट में दी हुई हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम देखते हैं दूधा तोली श्रृंखला लघु हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। कभी क्वेश्चन आ जाता है दूधा तोली श्रृंखला किन जिलों में है? तो चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, ठीक है, 3 जिलों के मध्य फैली हुई है। इसे उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं। इस श्रेणी पर बुग्याल, चरागाह, बाज, खरसू, कैल वृक्षों के सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ से पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार तथा वूनो 5 नदियाँ निकलती हैं यहाँ से, ठीक है। कभी पूछ लेते हैं पामीर, उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? दूधातोली श्रृंखला। और कभी पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी नदियाँ दूधातोली श्रृंखला से नहीं निकलती? तो आपको ये पांचों याद रखनी है, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार तथा वूनो, ठीक है। ये 5 नदियाँ निकलती हैं कहाँ से? दूधातोली श्रृंखला से। नदियों के नाम याद रखना आपने बहुत अच्छे से, कभी कंफ्यूजन के लिए कोई और नदी डाल देगा, 2-3 ये वाली डाल देगा। पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, वूनो, ठीक है। दूधातोली का पर्यावरणीय महत्व 5 नदियों के उद्गम, औषधि वनस्पतियों, वनों तथा कई प्रकार के वन्य जीवों के कारण भी है। लगभग मार्च के अंतिम सप्ताह पर बर्फ पिघल जाने के बाद यह क्षेत्र हरा भरा हो जाता है तथा यहाँ हिमाचल के गद्दी और गुर्जर पशु चराने के लिए आते हैं। यहाँ राज्य के एवं हिमाचल के पशुचारक खरक बनाकर रहते हैं। खरक ऐसे होता है कि पशुचारक क्या होता है, वो अपना स्थान चेंज करते रहते हैं, तो यूं करके अपने रहने का स्थान बना लेते हैं वो यूं। तो ये पूरा घास से ढका होता है और ये जो इनकी वॉल बनी होती है ये पत्थरों या फिर लकड़ी आदि से बनाते हैं। तो ये, हाँ, लकड़ी से बनी होती है। ये जो इनकी वॉल होती है लकड़ी से बनी होती है और जो ये छत होती है ये बनी होती है इनकी घास से। तो इसे खरक बोलते हैं। यहाँ पे लोग रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने जो पशुचारक होते हैं, अपने पशुओं का पूरा ग्रुप लेके कभी कहीं अलग अलग एरिया में रहते हैं। जिस एरिया में ये लोग रहते हैं, जैसे 2-3 महीने कहीं पे रहना है इन्हें, तो ऐसे ही खरक बनाकर रहते हैं। ये अपने लिए बनाते हैं और यहीं इसी में या फिर एक अलग से एक और बना के उसमें इनके पशु रहते हैं, ठीक है। तो यही ये बोल रहा है, गद्दी गुजर चराने आते हैं यहाँ। राज्य एवं हिमाचल के पशुचारक खरक बनाकर रहते हैं, ठीक है। वीरचंद सिंह गढ़वाली यहाँ से बहुत प्रभावित थे। यहीं कोदिया बगड़ की समाधि भी है। प्रतिवर्ष 12 जून को उनकी याद में यहाँ मेला लगता है। वीरचंद सिंह गढ़वाली की याद में यहाँ 12 वर्ष में मेला भी लगता है। 1960 में वीरचंद सिंह ने नेहरू से भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी यहीं को। गैरसैंण चमोली इसी क्षेत्र में आता है, जो आज अब हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण चमोली में, आज वही है। ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र चांदपुर परगने में आता था। इस श्रेणी का क्रम हिमालयी नदियों द्वारा जगह जगह खंडित कर दिया गया, जैसे टिहरी हरिद्वार में गंगा द्वारा, देहरादून में यमुना द्वारा, पौड़ी में पश्चिमी रामगंगा आदि के द्वारा, नैनीताल में भकरा, कोसी, नंधौर आदि नदियों द्वारा। अतः इस क्षेत्र में भूस्खलन तथा भारी कटाव के कारण गहरी नदियाँ पाई जाती हैं। तो ये वाला एकदम ऊंचा नीचा वाला क्षेत्र है, गहरी और भारी नदियाँ, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है। यहाँ पे सपोज कहीं से नदी निकल रही है तो नदी का बहाव बहुत तेज होगा, तब ये भारी और गहरी कटाव के साथ निकलती हैं यहाँ की नदियाँ, ठीक है। ग्रीष्म काल में यहाँ का मौसम बड़ा सुहावना होता है, अतः पर्यटकों के लिए ज़्यादातर पर्यटन केंद्र भी इसी क्षेत्र में है, ठीक है। अभी हम चमोली की बात कर रहे हैं, गैरसैंण की, ठीक है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियाँ और जंगल अधिक पाए जाते हैं। निचले भागों में शीशम, सेमल, आंवला, बांस, साल, सागौन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीशम, बुरांस, साल, चीड़, देवदार,
बेंत, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र की लकड़ी संबंधी उद्योगों में अधिक विकास हुआ है। इस क्षेत्र की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म आर्द्र है। ग्रीष्मकालीन तापमान 29.4 से 32 डिग्री तक चला जाता है। शीतकाल में 4.40 से 7 मतलब 4 से 7 के बीच में रहता है शीतकालीन में। इस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन में काफ़ी वर्षा होती है। हम शिवालिक श्रेणी की बात कर रहे हैं। वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो अब देखते हैं खनिज की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आप देखेंगे खनिज ज़्यादातर देहरादून आदि क्षेत्रों में मिलते हैं। ये शिवालिक श्रेणी में ही आता है। और देहरादून के मंदारसू, बाड़कोट, ऋषिकेश आदि के पास डोलोमाइट चट्टानें तथा चूने के भरपूर भंडार मिलते हैं, जिसका उपयोग सीमेंट में किया जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अच्छे किस्म के बालू, संगमरमर, जिप्सम, फॉस्फेटिक शेल आदि खनिज मिलते हैं। अब हम देखते हैं दून या द्वार क्षेत्र। ठीक है, शिवालिक श्रेणियों के उत्तर और मध्य हिमालय के दक्षिण में अर्थात शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच में पाई जाने वाली प्राय 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी, 350 से 750 मीटर तक की ऊंची चौरस क्षैतिज घाटियों को पश्चिम व मध्य भाग में दून तथा पूर्व में द्वार कहते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपको मैप उत्तराखंड का याद होगा। तो हम देखते हैं इधर साइड ये देहरादून है और यहाँ कहीं क्या है, हरिद्वार। तो ऐसे करके आप याद रखना, पश्चिम क्षेत्र में इसको दून कहा जाता है, इन घाटियों को पश्चिम क्षेत्र में दून तथा पूर्व क्षेत्र में द्वार। ऐसे याद रख सकते हैं आप। यहाँ क्या है, द्वार पश्चिम क्षेत्र में, पूर्व क्षेत्र में द्वार कहा जाता है और पश्चिम में दून। इजी ट्रिक है ये याद करने की, क्योंकि दून क्या है, पूर्व में हमारा दून किस में आता है, पश्चिम क्षेत्र में आता है। और द्वार उत्तराखंड की लोकेशन देखें अगर हम, तो देहरादून हरिद्वार हमारा आता है पूर्व क्षेत्र में। तो ऐसे करके याद रखना आप। देहरादून कोठारी व चौखम, पौड़ी, पतली एवं कोटा पछुआ, पूर्वी चंदी के हर राज्य में प्रमुख दून है। इन दूनों या घाटियों में 75 किलोमीटर लंबा व 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा देहरादून सबसे प्रसिद्ध है। इस घाटी में धान की बहुत अच्छी फसल होती है देहरादून में। इस क्षेत्र से प्रभावित आसन, सूसवा आदि नदियां लघु हिमालय के दक्षिण ढालों से ज़्यादा मात्रा में उपजाऊ अवसाद निक्षेपित करती हैं। इस क्षेत्र की भूमि कांप निक्षेपों से ढकी तथा समतल धरातल युक्त नमन घाटी, यहाँ गहन कृषि की जाती है। मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण यहाँ घनत्व अधिक पाया जाता है दून और द्वार घाटियों में। ठीक है, आप वैसे भी देखोगे जनसंख्या की दृष्टि से हरिद्वार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। दून घाटियों में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं। ये भूस्खलन प्रायः लघु व मध्य हिमालय श्रेणी के बीच में होती हैं। कहीं दून क्षेत्र में गर्मी का तापमान 29 से 32 सेंटीग्रेड तक और जाड़े में 4 से 7 सेंटीग्रेड तक की टेम्परेचर रहता है। इस क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 200 से 250 मीटर तक होती है। अब हम छठा भाग पढ़ेंगे, लघु व मध्य हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, यह क्षेत्र या पर्वत श्रेणी शिवालिक श्रेणी के उत्तर व बृहद हिमालय के दक्षिण चंपावत छोर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून छोर आदि 9 जिलों में पूर्व पश्चिम के विस्तृत है। तो अभी जो रिसेंट क्वेश्चन, अगर आपने पटवारी का एग्ज़ाम दिया था, अभी रिसेंट जो हुआ था, उसमें आपको पूछा था कि अल्मोड़ा क्षेत्र कौन से उसमें आता है, कौन से हिमालयी क्षेत्र में आता है। तो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा था। तो आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ के करनी है।
तो अल्मोड़ा कौन से क्षेत्र में आता है? लघु हिमालय में। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, तो आपको याद रखना है लघु हिमालय क्षेत्र में कौन कौन से 9 जिले हैं? चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून। ये सारे 9 जिलों में पूर्व पश्चिम के विस्तृत है और इनकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर तक की है। तो ये लघु व मध्य हिमालय में आते हैं। लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर के बीच है। ठीक है, लघु हिमालय का पूरा क्षेत्र जो बोल सकते हैं हम 1200 से 4500 मीटर है। ठीक है, लघु हिमालय क्षेत्र की श्रेणियां राज्य के विभिन्न डांडों के रूप में विभाजित की जाती है। डांडों को मतलब पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ों को डांडे बोले जाते हैं स्थानीय भाषा में। ठीक है, इसके बीच में कई पठार तो कई नदियां भी हैं। देववन, गांग टिब्बा, रीबा, मसूरी, झंडीधार, चाइना, मूसा का कोठा, लोखंडी टिब्बा, सुरकांडा, चंद्रवदनी, मद्राचल, हटकुंडी, लाल टिब्बा, दूधातोली, धनपुर, अमोली, विंसर, दीपा, द्रोणगिरी, उत्ताई, रानीखेत, मध्य हिमालय आदि प्रमुख श्रेणियां हैं इसकी मध्य हिमालय की। लघु हिमालय श्रेणी के पर्वतों में जीवाश्म का बिल्कुल अभाव है, मतलब जीवाश्म नहीं मिलते हैं लघु हिमालय श्रेणी में, शिवालिक में मिलते हैं जीवाश्म। मध्य हिमालय का निर्माण वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है। ठीक है, काल की दृष्टि से प्री कैम्ब्रियन पैलियोजोइक काल की चट्टानों से बने हुए हैं, जिसमें प्लेट, चूना पत्थर, शैल, क्वार्ट्ज, नीश, ग्रेनाइट आदि मिलते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नीश, ग्रेनाइट, चूना पत्थर आदि कौन से हिमालय में मिलते हैं? तो ये मध्य या लघु हिमालय में मिलते हैं। ठीक है, इस श्रेणी और शिवालिक में हमें संगमरमर, चूना आदि मिलता था। ठीक है, इस श्रेणी के विभिन्न स्थानों पर कई खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे तांबा। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी भी बोला जाता है। तांबा कहाँ मिलता है? अल्मोड़ा और पौड़ी में। एस्बेस्टस, पौड़ी गढ़वाल। ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा। जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि इस क्षेत्र में मिलते हैं। इस श्रेणी के दक्षिण की ओर तेज ढाल बहुत तेज होती है, जबकि उत्तर की ओर मंद ढाल होती है और वनों से ढके होते हैं। इस हिमालय से सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लधिया, नयार मंडल आदि की कई नदियां निकलती हैं मध्य हिमालय से, जो कि 1000 मीटर से अधिक गहराई वाली घाटियां हैं, घाटियों में बहती हैं। कुमाऊं क्षेत्र में इस श्रेणी के दक्षिण ढाल पर 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अधिक ताल पाए जाते हैं, जैसे नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, पूना ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, सरिया ताल, भीमताल। ये सारे ताल किस में आते हैं? लघु हिमालय में। ठीक है, जाड़े में इस क्षेत्र के हिमाच्छादन होने के कारण यहाँ का तापमान शून्य से नीचे भी पहुँच जाता है, लेकिन इसके निचले भाग में ताप कुछ अधिक रहता है। ठीक है, मध्य हिमालय में क्या होता है? बर्फ़, स्नोफॉल वाले जो सारी चीज़ें हैं, एरियाज़ हैं, इसी हिमालय में मिलते हैं, लघु या मध्य हिमालय में। ठीक है, तो यहाँ तापमान शून्य भी पहुँच जाता है जाड़ों में। वर्षा काल की औसत वार्षिक जो वर्षा होती है 160 से 200 किलोमीटर तक सेंटीमीटर होती है इसकी वर्षा। और शिवालिक में हमने कितना देखा था? 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मध्य हिमालय में 160 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। आप अगर ऐसे कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। गर्मी में यह क्षेत्र बहुत सुहावना 18 डिग्री से 20 डिग्री तक हो जाता है, तो गर्मियों में घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है ये मध्य हिमालय वाली। मसूरी आप देखेंगे, नैनीताल, तो अल्मोड़ा, रानीखेत, ये सारी चीज़ें गर्मियों में मतलब टेम्परेचर भी बहुत सही रहता है और पर्यटकों के लिए की भीड़ लग जाती है इस टाइम पे। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वृक्ष, कोणधारी सघन वन मिलते हैं। संपूर्ण क्षेत्र का लगभग 45 से 60% भाग में क्या है? पेड़ हैं। इन वनों में बांज, खरसो, चीड़, फर, देवदार, साल तथा सरो आदि के वृक्ष बहुत मूल्यवान हैं। ठीक है,
यहाँ के लोग सीढ़ीदार खेती बना के खेती करते हैं। सीढ़ीदार खेती ऐसे होती है, ऐसे 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 जो पहाड़ों में, सॉरी मैंने गलत बना दी, ऐसे करके होती है सीढ़ीदार खेती। ये अलग खेत है, ये अलग खेत है, ये अलग खेत। तो ऐसे करके क्या होता है, जब बहुत सारी बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश हो रही है, सारी जगह बारिश हो रही है, तो क्या होगा, जो बारिश होती है इतनी तेज होती है, तो यहाँ के जो उपजाऊ चीज़ें हैं वो बहा के ज़्यादा दूर तक ना ले जाएं, हमारे दूसरे खेत में अटक जाएंगी। तो दूसरे खेतों की उपजाऊ जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा दूर तक ना जाए, अपने ही खेतों में रहे, इसलिए सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। अगर सीढ़ीदार खेत नहीं होता, प्लेन खेत होते, तो फिर ये वर्षा का पानी इन्हें बहा के कहीं और ले जा लेता। ठीक है, तो खेतों की उपजाऊपन बने रहे इसलिए सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। अब 7वां पॉइंट हम देखेंगे बृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र। यह क्षेत्र लघु हिमालय के उत्तर और ट्रांस हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी, हमने क्या देखा अभी तक, हम एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। ये हमने देखा, ये वाला क्षेत्र था शिवालिक। अब ये वाला क्षेत्र हमने मध्य हिमालय देखा। अब हम देखेंगे ये बृहत हिमालय, ये आता है बृहत हिमालय, और इसके पीछे वाला क्षेत्र जो आएगा वो ट्रांस हिमालय आएगा। ठीक है, वो ट्रांस हिमालय आएगा, तो हम बृहत हिमालय देख रहे हैं अब। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, बृहत हिमालय क्या है। ठीक है, तो यह क्षेत्र लघु हिमालय के उत्तर तथा ट्रांस हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटियों वाले पर्वत इसी पर्वत श्रेणी को बृहत या उच्च या आंतरिक या मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। ग्रेट हिमालयाज इसी को बोलते हैं। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में इसी को हिमाच्छादित होने के कारण इसे हिमाद्री भी कहा गया है। मतलब यहाँ बर्फ ज़्यादातर गिरती रहती है, तो इसलिए इसे हिमाद्री कहा गया है। उत्तराखंड में इस पर्वत श्रेणी की चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर तक है और ऊंचाई 4,500 से 7,817 मीटर, जो कि नंदा देवी की ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। ये बृहत या उच्च हिमालय में ही मिलती है, आपने याद रखना है। कभी क्वेश्चन पूछ ले नंदा देवी कौन सी श्रेणी में मिलती है, तो बृहत या उच्च हिमालय में मिलती है या हिमाद्री में मिलती है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। ठीक है, यह श्रेणी और यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। यह श्रेणी राज्य के उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि 6 जिलों में पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है। महा हिमालय या महान हिमालय श्रेणी को भागीरथी, अलकनंदा, धौली, गौरीगंगा आदि नदियों द्वारा कई खंडों में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो जो महा हिमालय है इसकी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बंदरपूछ, श्रीकंठ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, चौखंबा, कामेट, गौरी, माणा, नंदा देवी, दूनागिरी, त्रिशूल, नंदाकोट, पंचाचूली, कुटी, संगटांग, इतने में इसे डिवाइड किया गया है। महान हिमालय, अब हम देखते हैं जो ये महा हिमालय है या ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री या मुख्य हिमालय, जो भी हम इसे बोले, सबसे ज़्यादा चोटियाँ इसी हिमालय में मिलती हैं। ठीक है, तो इनका कभी कभी क्रम पूछ लेता है, तो हमें स्टार्टिंग के 5 और एंड के 5 तो बिल्कुल याद होने चाहिए, ताकि कभी सीरीज़ में लगाने को आए हम लगा ले। और कभी कभी इनकी लोकेशन पूछ लेते हैं, कभी कभी ऊंचाई पूछ लेते हैं, तो हमें हर एक चीज़ याद रखनी है। बहुत 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 इनको आप स्टार लगा के अलग से नोट कर लीजिए, तो ये, या फिर आप ये वीडियो बार बार रिपीट करके भी देख लीजिएगा, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। सबसे ऊंची चोटी जो है उत्तराखंड की वो है नंदा देवी पश्चिमी। नंदा देवी 2 हैं, याद रखना। नंदा देवी पश्चिमी जो है सबसे ऊंची चोटी है और इसका ऊंचाई है 7,817 मीटर, जो कि चमोली में है। ठीक है, राज्य की सर्वोच्च ऊंचा शिखर इसको माना गया है नंदा देवी, याद रखना आप, ऊंचाई के साथ 7,817 मीटर। उसके बाद कामेट है 7,756 मीटर, ये दूसरी ऊंची चोटी है। नंदा देवी, कामेट, फिर नंदा देवी पूर्वी आती है। नंदा देवी पूर्वी का
ऊंचाई है 7434 मीटर। ठीक है, तो नंदा देवी पश्चिमी, कामेट, नंदा देवी पूर्वी। उसके बाद देखो, उसके बाद आती है माणा। माणा की हाइट है 7272 मीटर, ये भी चमोली में है। ज़्यादातर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो चमोली में है। ठीक है, फिर बद्रीनाथ आता है 7140 मीटर। आपने ये एज इट इज़ याद रखनी है सीरीज़ में। ठीक है, तो सबसे ऊंची हमारी थी नंदा देवी पश्चिमी, फिर कामेट, फिर नंदा देवी पूर्वी, फिर माणा, फिर बद्रीनाथ। अब आते चौखंबा। चौखंबा की ऊंचाई है 7138 मीटर, ये भी कहाँ है, चमोली में है। फिर त्रिशूल आता है। त्रिशूल की ऊंचाई है 7120 मीटर, ये भी चमोली में है। सतोपंथ 7084 मीटर, ये भी चमोली में है। द्रोणागिरी या दूनागिरी 7066 मीटर, ये भी चमोली में है। गंधमादन पर्वत, ये भी पूछना है, चमोली में है, 6984 मीटर इसकी ऊंचाई है। केदारनाथ 6968 मीटर है, चमोली और उत्तरकाशी में आते केदारनाथ। ठीक है, और कालुंका 6931 मीटर, ये भी चमोली में है। पंचाचूली 6904 मीटर, पिथौरागढ़ में। पंचाचूली पिथौरागढ़। ठीक है, बाकी सारी अभी तक हमने देखी चमोली में थी। पंचाचूली पिथौरागढ़। नंदाकोट, नंदा देवी चमोली में है। नंदाकोट 6861, कंफ्यूज मत होना, ये चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है नंदाकोट। नंदा देवी की हाइट सबसे ज़्यादा है, नंदाकोट बीच में है। नंदाकोट पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में है। भागीरथी 6856 मीटर, उत्तरकाशी में है। श्रीकंठ, श्रीकंठ एक दर्रा भी है जो हिमाचल और उत्तरकाशी के बीच है, हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच। ठीक है, 6728 मीटर इसकी हाइट है, उत्तरकाशी में है। हाथी पर्वत 6727 मीटर है, चमोली में है। देवस्थान 6678 मीटर, चमोली में है, ये भी। नंदा खाट 6674 मीटर, ये भी चमोली में है। गंगोत्री 6672 मीटर, उत्तरकाशी में है। नीलकंठ 6597 मीटर है, ये भी चमोली में है। यमुनोत्री 6400 मीटर, उत्तरकाशी। बंदरपूछ 6320 मीटर, ये भी उत्तरकाशी में है। नंदा घूंगटी, ये भी चमोली में 6309 किलोमीटर। स्वर्गारोहिणी 6252 मीटर, चमोली एंड उत्तरकाशी। गौरी 6250 मीटर, चमोली। गुन्नी या गुत्री पढ़ सकते हैं, 6180 मीटर, चमोली पिथौरागढ़ में। नारायण पर्वत, नर्व नारायण पर्वत पूछा जाता है तो ये है चमोली में। इसकी हाइट है 5965 मीटर। नर पर्वत 5831 मीटर, चमोली में। जैलंग 5871 मीटर, उत्तरकाशी में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये पूरा जो दिया गया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सीरीज़ में लगाने को देते हैं, कभी हाइट, कभी आपको नेम और हाइट दे देंगे ऊपर नीचे करके, आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाने को दे देंगे। तो आपको एज इट इज़ याद रखनी है ये, हाइट वाइज और लोकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप वीडियो को रिपीट करके इसको जितनी बार सुनेंगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। कामेट व गौरी पर्वत धौली व सरस्वती नदी के मध्य है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, कामेट व गौरी पर्वत के बीच में कौन सी नदी है, तो सरस्वती नदी है। 6x1.5 किलोमीटर की बद्रीनाथ घाटी नर्व नारायण पर्वतों के मध्य है। ठीक है, बद्रीनाथ कौन कौन से पर्वतों के मध्य है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत बार। तो बद्रीनाथ कौन कौन से पर्वतों के बीच में है, तो नर्व नारायण पर्वतों के बीच में बद्रीनाथ है। ठीक है, बद्रीनाथ घाटी। धौली पश्चिमी व गौरी गंगा के बीच कौन सा पर्वत है, पंचाचूली। ठीक है, धौली पश्चिमी तथा गौरी गंगा के बीच पंचाचूली पर्वत है। राज्य की अधिकांश ऊंची चोटियों वाले पर्वत शिखर गढ़वाल मंडल में ही है, चमोली में मिलेंगे मोस्टली। इस क्षेत्र के विशाल हिमनद ग्लेशियर प्लास्टोसीन युग के हिमाच्छादन के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इन हिमनदों को हिमानिया बर्फ की नदियाँ
क्योंकि इनमें प्रवाह होता रहता है तथा बमक आदि नामों से जाना जाता है। इन्हीं से अनेक नदियों का जन्म हुआ है। इस पर्वत श्रेणी का लगभग पूरा क्षेत्र अत्यंत पथरीला और कटाफटा है, जो कि कई पंखाकार उपनदियों का वाली मोड़दार श्रृंखलाओं से निर्मित होता है। इस श्रेणी की चट्टानें 130 से 140 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसे लगभग गर्भ भाग में ग्रेनाइट, नीश और सिस्टर चट्टानें आदि पाई जाती हैं। पार्श्व भागों में रूपांतरित एवं अवसादी चट्टानें भी पाई जाती हैं। इस श्रेणी में अनेक दर्रे या गिरिद्वार पाए जाते हैं। ठीक है, यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है। जो हम क्या पढ़ रहे हैं, बृहत या उच्च हिमालय, ये बहुत ज़्यादा ठंडा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ी रहती है। इसे ग्रेट हिमालयाज भी बोलते हैं, इसे हिमाद्री भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपने, कंफ्यूज नहीं होना है। शीतकाल में यहाँ हिमपात अधिक होता रहता है, जिससे इसका काफ़ी भाग बर्फ से ढक जाता है। ठीक है, तो ओलिव वगैरह आपको इन्हीं क्षेत्रों में मिलेंगे, बर्फ से ढके हुए पूरे। ठीक है, ग्रीष्म काल में इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है तथा मानसूनी हवाएं पर्वतों को से टकराकर खूब वर्षा करती है और कुछ क्षेत्रों में वृष्टि छाया पड़ जाती है। वृष्टि छाया से क्या मतलब है? तो जैसे ये पहाड़ हैं, यहाँ से हवाएं आई, पहाड़ से टकराई, तो इधर तो क्या हो जाएगी, बहुत सारी वर्षा हो जाएगी इधर क्षेत्र में पहाड़ के। लेकिन यहाँ पे ये वाला क्षेत्र में बारिश नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हवाएं टकराई और सारी वर्षा इधर हो गई। ठीक है, ये वाले एरिया में हो गई, तो इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं वृष्टि छाया। यहाँ पे वर्षा नहीं होती। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र, पहाड़ के एक साइड में बारिश हो रही है, दूसरी साइड में नहीं हो रही, उसे वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, कुछ क्षेत्र वृष्टि छाया में पड़ जाने के कारण वर्षा से उससे वंचित रह जाते हैं। इस क्षेत्र में 12 से 13,000 फीट से ऊपर प्राकृतिक वनस्पतियों का नितांत अभाव पाया जाता है, जबकि निचले भागों में 12 से 13,000 से 10,000 फीट तक कुछ घासें तथा झाड़ियाँ आदि पाई जाती हैं। 10,000 फीट से नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार नुकीले पत्तियों वाले वन पाए जाते हैं। नुकीले पत्ती वाले वन क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे बर्फ पड़ती है, तो ये कोणधारी वन पाए जाते हैं, ताकि बर्फ वगैरह पड़ी तो सीधे नीचे आ जाए। ठीक है, निचले भागों में छोटे छोटे मैदान मिलते हैं, जिन्हें बुग्याल, पय्यार, अल्पाइन पार्सर्स आदि नामों से जाने जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी क्षेत्र में स्थित है, बृहद हिमालय में। ठीक है, तो फूलों की घाटी कौन से एरिया में है? बृहद हिमालय में। और नैनीताल, मसूरी मध्य या लघु हिमालय में। आपको याद रखना है, बृहद हिमालय के मूल निवासी और कठोर पश्चिमी भूटिया लोग यहाँ घाटियों में फावड़े और खुपरी के माध्यम से ग्रीष्मकालीन कृषि करते हैं। गर्मी के 4 महीने में जौ, मड़वा, गेहूँ आदि थोड़ी बहुत पैदावार कर लेते हैं इसकी। यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य पशुपालन होता है। इसके अलावा ऊनी, हस्तशिल्प, खाल, जड़ी बूटी आदि से संबंधित ये लोग व्यापार करते हैं या व्यवसाय करते हैं। ठीक है, गर्मियों में 10,000 फीट से ऊपर के क्षेत्रों में अल्पाइन चरागाहों में भागीरथी तथा अलकनंदा नदी घाटियों से जाड़, मार्छा तथा तोलछा आदि भुट्टिया तथा धौली, गोरी, काली नदी घाटियों से शौका व जौहर आदि भूटिया लोग पशुओं को लेकर आते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांस क्षेत्र, 8th और लास्ट वन, ट्रांस। हमने क्या क्या अभी तक देखा? हमने सबसे पहले देखा शिवालिक श्रेणियाँ या हिमालय का पाद इन्हें बोलते हैं। ये वाले द्वार, दून और ये वाली चीज़ें, ये थी हिमालय शिवालिक श्रेणियाँ। फिर ये वाली रेंज आती है लघु हिमालय, जहाँ पे बहुत सारे पर्यटक क्षेत्र मसूरी, नैनीताल आदि यही इसी क्षेत्र में मिलते हैं। फिर हमने देखा बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालयाज, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्रेट हिमालयाज के उस पार ये वाला क्षेत्र है ट्रांस हिमालय। ठीक है, अब हम ट्रांस हिमालय पर पढ़ेंगे। ग्रेट हिमालय सबसे ऊंचा है, उसके
पार जो हिमालय है वो है ट्रांस हिमालय। तो सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ मिलती है ग्रेट हिमालयाज में। ग्रेट या बृहद हिमालय या हिमाद्री से बोलते हैं। ठीक है, अब हम ट्रांस हिमालय देखेंगे। ट्रांस हिमालय यह हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस क्षेत्र का कुछ भाग भारत व कुछ तिब्बत में के नियंत्रण में है। इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर तथा ऊंचाई 2500 से 3500 के 100 मीटर में है। इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियां जैक्सर श्रेणी कहलाती है। इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियां जैक्सर श्रेणियां कहलाती हैं। जैलू, खगा, माणा, नीति, चोर होती, दमजन, सलसम, किंगरी, बिंगरी, दारमा, लिपुलेख आदि दर्रे इसी में है। दर्रे वही दो पहाड़ों को क्रॉस करने वाले जो रास्ते होते हैं उन्हें दर्रे बोलते हैं। ठीक हो गया। राज्य के प्रमुख दर्रे अलग से एक अध्याय में है। ठीक है, अब हम यहाँ का जलवायु देखेंगे कि इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है। ठीक है, किसी भी स्थान की जलवायु वहाँ के देशांतरी और अक्षांशीय स्थिति और जल और स्थल का विवरण, समुद्र तल से उसकी दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच, वायुदाब एवं पवनों के धरातल पर विवरण आदि के अनेक प्रकारों से पर निर्भर। यद्यपि समुद्र तल से यह बहुत ऊंचाई तथा भिन्न भिन्न स्थानों की ऊंचाई में भिन्नता होती है। पर्वत श्रेणियों की दिशा, ढाल की प्रवणता, छायादार ढाल व वनाच्छादन की घनता आदि के कारणों से राज्य की जलवायु बहुत अधिक विषमता देखने को मिलती है राज्य में। ठीक है, फिर भी यहाँ हम प्रदेश की जलवायु का अध्ययन सामान्य रूप से प्रचलित 3 ऋतुओं ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु के आधार पर करते हैं। ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में रूडी या खरसाऊ कहते हैं। वर्षा ऋतु में बसगाल, चौमासा तथा शीत ऋतु को शोंध या शीतकला नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु। भूमध्य रेखा से सूर्य जब कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हो गई इक्वेटर, 0 डिग्री वाली लाइन, इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा इसे बोलते हैं। ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये हो गई इक्वेटर। ठीक है, ये याद रखना। अभी हम ग्रीष्म काल में पढ़ रहे हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा से जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा की ओर बढ़ती हैं तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। राज्य में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव मार्च से जून तक रहता है। ताप बढ़ने के या घटने के कारण इस दौरान निचले भागों में तर्जन गर्जन या छिटपुट वर्षा भी, कभी कभी तूफान भी आते हैं। मई से जून का तापमान सर्वाधिक रहता है। इस दौरान सामान्यतः उष्णकटिबंधीय दशाएं रहती हैं। मोस्टली गर्मियों में उष्णकटिबंधीय दशाएं रहती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र के उत्तराखंड की। फिर भी मैदानी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम तापमान रहता है। उच्च हिमालय की चोटियां तो सदैव हिमाच्छादित रहती हैं। शिवालिक अर्थात बाह्य हिमालयी क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में 29 से 38 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है, जबकि दक्षिण व निचली घाटियों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। शिवालिक की अपेक्षा मध्य हिमालयी क्षेत्र का तापमान कम रहता है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में तापमान सबसे कम रहता है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होगी? शिवालिक श्रेणियों में, फिर मध्य हिमालय में, फिर बृहद में तो फिर टेम्परेचर कम ही रहता है। इस समय देहरादून का अधिकतम तापमान 30 से 35 सेंटीग्रेड व न्यूनतम 21 से 22 सेंटीग्रेड रहता है। नैनीताल का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री तक चला जाता है तथा देहरादून का 38 तक रहता है। तो इतनी विषम परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, मतलब टेम्परेचर भी विषम पाया जाता है। अब हम वर्षा ऋतु की बात करेंगे। इस क्षेत्र में इस ऋतु की कालावधि जून से अक्टूबर तक रहती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा जुलाई, अगस्त, सितंबर में होती है। गुजरात के तट से चलने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून राज्यों में दक्षिण पूर्वी दिशा से 15 जून के आसपास प्रवेश करता है मानसून। इस मानसून से राज्य में कम वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है।
इस ऋतु में राज्य की वार्षिक वर्षा की औसतन 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा रहती है। राज्य के प्रमुख वर्षा वाले क्षेत्र या सबसे कम वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि बृहद या ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में होता है। सबसे कम कम वर्षा। फिर कम वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर तक मध्य हिमालय में रहता है। फिर सबसे अधिक वर्षा दून या द्वार काली बेसिन तथा मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों पर रहती है। यहाँ 200 सेंटीमीटर तक वर्षा रहती है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बोला था शिवालिक श्रेणी। ठीक है, ये वाली शिवालिक श्रेणी, यहाँ पे हमारी वर्षा हो रही है 200 सेंटीमीटर तक। शिवालिक श्रेणी में हमारी 200 तक हो रही है सबसे ज़्यादा वर्षा। फिर मध्य या लघु हिमालय में फिर उससे कम हो रही है। फिर बृहद हिमालय में कम वर्षा, मतलब 80 से 120 सेंटीमीटर तक। फिर जो ट्रांस हिमालय है, यहाँ सबसे कम वर्षा होगी। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय है वहाँ सबसे कम वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर तक हो रही है। शिवालिक भाबर एवं तराई क्षेत्रों में सामान्यतः राज्य के दक्षिण से उत्तर व पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती रहती है। तो हम दक्षिण से उत्तर की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो वर्षा की मात्रा हमें क्या मिलेगी? वर्षा की मात्रा कम होगी। कभी आपको आयोग फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि दक्षिण से अगर हम उत्तर की ओर जा रहे हैं तो वर्षा की मात्रा घटेगी, बढ़ेगी या सेम रहेगी। तो फिर जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम होती जाती है। फिर भी वर्षा की मात्रा पर धरातलीय बनावट के विशेष प्रभाव पड़ता है। तो राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? नरेंद्र नगर में। ये याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछा गया है PYQ में, सबसे ज़्यादा वर्षा राज्य में कहाँ होती है? तो नरेंद्र नगर टिहरी में। ठीक है, 318 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है नरेंद्र नगर में। तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र आपने याद रखना है, ये है नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, 318 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। टिहरी में 98 तक का। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु क्या होती है? इस ऋतु का प्रभाव मध्य अक्टूबर से मार्च तक रहता है। शीत ऋतु शुरू होने के बाद ही राज्य में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान गिरने लगता है। जनवरी में तापमान अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंच जाता है। जनवरी राज्य का सबसे ठंडा और जून सबसे गर्म महीना है, ये याद रखना। इस समय राज्य के 1550 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले लगभग सभी स्थानों पर हिमपात शुरू हो जाता है, लेकिन 2800 मीटर से नीचे वाले क्षेत्रों में हिम शीघ्र ही पिघल जाती है। दिसंबर से जनवरी के महीने में राज्य के कभी कभी पाला भी पड़ता है। राज्य में सूर्योदय से पहले 2-3 घंटों में कोहरा छाया रहता है। इस ऋतु में पश्चिमी चक्रवातों की दिशा उत्तर दिशा हो जाती है। इस राज्य में जल के साथ साथ कभी कभी ओले वर्षा आदि होती रहती है। इस क्षेत्र में पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा व देहरादून जिलों में सर्वाधिक वर्षा होती है। पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा व देहरादून में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जिसकी मात्रा 12.5 सेंटीमीटर से कुछ अधिक होती है। ऊंचाई के आधार पर जलवायु का विभाजन। तो ऊंचाई के आधार पर जलवायु खरकवार ने ऊंचाई ताप वनस्पतियों के अनुसार 6 वर्गों में बांटा है, जो कि उपोष्ण जलवायु, गर्म शीतोष्ण जलवायु, शीत शीतोष्ण जलवायु, एल्पाइन जलवायु, हिमानी प्रकार की जलवायु और शीत शुष्क जलवायु। ये 6 भागों में बांटा है जलवायु को। हिमाच्छादित क्षेत्रों की जलवायु, जहाँ पे हमेशा बर्फ ढकी रहती है। राज्य के 3 जिलों सीमांतर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ भाग का क्षेत्र विस्तार है। उच्च हिमालय के 4000 मीटर से ऊपर वाले ये क्षेत्र वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं। हमेशा वर्षा मतलब बर्फ ही रहती है। यहाँ बर्फीली जलवायु पाई जाती है। मार्च से शीत कम होने पर यहाँ गरज के साथ साथ बर्फीले तूफानों का दौर भी शुरू हो जाता है। मई जून में लगभग प्रत्येक दिन दोपहर के बाद गर्जन तथा बिजली चमकने लगती है। बहुत थोड़ी वर्षा होती है। ग्लेशियरों के खिसकने तथा सूर्योदय व सूर्यास्त के समय हिमखंड लटकने की घटनाएं होने लगती हैं यहाँ पर।
मानसून ऋतु में ताप बढ़ने के साथ साथ हिमस्खलन तथा तीव्रता से बढ़ जाती है। शीत ऋतु में यहाँ भीषण बर्फबारी होती है। अब कुछ प्राकृतिक आपदाएं देख लेते हैं। तो यहाँ पे राज्य में प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, भूकंप, अतिवृष्टि, बादल फटना, बाढ़, हिमपात, हिमखंडों का गिरना, वनाग्नि आदि जैसे नॉर्मल हैं। भूकंप से भूस्खलन, बाढ़, अतिवृष्टि से भूस्खलन, बाढ़, भूस्खलन से बाढ़, बाढ़ से भूस्खलन, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि क्या होता है? बरसात के मौसम में अचानक से किसी क्षेत्र विशेष में अधिक वर्षा या बादल फटने से प्रायः प्रत्येक वर्ष राज्य की व्यापक जनधन हानि का सामना करना पड़ता है। अतिवृष्टि में भूस्खलन तथा बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना सिलसिला तो लगा रहता है। हिमखंडों का गिरना, राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी अधिक होती है या फिर वर्ष भर बर्फबारी रहती है, वहाँ शीत ऋतु में पहाड़ों में हिमखंडों के लुढ़कने जैसी घटनाएं होती रहती हैं। पहाड़ों या ढलानों पर सामान्यतः बर्फ जमा होती है और ढलान या घाटियों में यहाँ बर्फ गिरने से जिससे जनधन की हानि होती है। वनाग्नि, राज्य के कुल भूभाग में 45% भाग में वन है। कभी कभी प्राकृतिक पत्थरों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि से मानव जनित जलती माचिस की तीली या बड़ी सिगरेट या कृषकों द्वारा लगाई जाती है के अवशेष जलाने या समझ बूझकर आग फैलने से मतलब आग लग जाती है। वनाग्नि का भी बहुत सारा प्रभाव देखा गया। बाढ़, राज्य में कई नदियां हैं। नदियां अत्यधिक होने के बावजूद अत्यधिक ढाल होने के कारण बाढ़ कम आती है, लेकिन वर्षा के परिणाम स्वरूप भूस्खलन से नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे बाढ़, बांधे टूटने, धंसने आदि जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। मैदानी क्षेत्रों में किच्छा, सितारगंज, रुद्रपुर आदि में कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। भूस्खलन, अब भूकंप देखते हैं। वैज्ञानिकों ने भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, जिनमें से 2 जोन उत्तराखंड में आते हैं। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर वाले जिले संवेदनशील जोन 4 में आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जोन 4 में कौन कौन से जिले आते हैं, जोन 5 में कौन कौन से जिले आते हैं। तो 2 भूस्खलन जोन जो है उत्तराखंड में है, जोन 4 और 5। जोन 4 में आते हैं देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, यूएस नगर। ठीक है, ये जोन 4 में आते हैं, जबकि चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत ये अति संवेदनशील जोन 5 में आते हैं। ठीक है, इनमें भी धारचूला, मुनस्यारी आदि ये सारे आते हैं। तो भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिकी गतिविधियों, भूस्खलन, भ्रंश, ज्वालामुखी विस्फोट, बांधों, जलाशयों के धंसने से होती है और प्लेटों की गतिशीलता के कारण भी होती है। ठीक है, इंडियन प्लेट जो मैंने बताया था, जो प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर की ओर खिसक रही है, 1 सेंटीमीटर तक बढ़ती है, तो उससे क्या होता है, भूकंप वगैरह के झटके महसूस होते हैं कभी। ठीक है, तो ये दिए गए हैं भूकंप के 5 जोन। न्यूनतम प्रभाव वाला जोन 5 से कम वाला, न्यून प्रभाव 5 से 6, फिर 6 से 7, 7 से 8, 9 तक ये भूकंप के सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप कब होता है? 9 से अधिक वाला, जब जान मान की हानि भी हो जाती है। भूकंप प्रभाव की दृष्टि से हिमालय क्षेत्र को, जिनमें कि उत्तराखंड भी है, अधिकतम और अधिक प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। इस क्षेत्र में भारत के कुल भूकंपों में 68% और विश्व के संदर्भ में 10% भूकंप आते हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक 50 वर्षों में यहाँ एक बड़ा भूकंप आता है। ठीक है, तो ये कुछ भूकंपों के नेम दिए गए हैं कि कहाँ, कब, कौन से, कितने रिक्टर स्केल एक होता है। रिक्टर स्केल में भूकंप का वो नापते हैं कि कितना तेज भूकंप था। ठीक है, नेक्स्ट आपदा है भूस्खलन। भूस्खलन सामूहिक स्थानांतरण का एक प्रक्रम है जिसमें शैलचूर्ण, गुरुत्व आदि बलों के कारण कभी कभी पूरा एक एरिया नीचे खिसक जाता है, जिससे जानमाल की हानि होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा भूस्खलन का ये मान सकते हैं 16 से 17 जून 2013 में आई थी। तक राज्य में हुए लगातार वृष्टि और बादल फटने के परिणाम स्वरूप भूस्खलन व नदियों सरस्वती गंगा, मधु गंगा, दूध गंगा, मंदाकिनी, अलकनंदा, लक्ष्मण गंगा, अस्सी गंगा, कंचन गंगा, पिंडर आदि में तीव्र उफान के कारण रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी व पिथौरागढ़ जिलों में
जनधन की व्यापक हानि हुई थी, इसको तो कौन भूल सकता है। जिसमें 24 विद्युत परियोजनाएं, भारी नुकसान, 5 छोटी परियोजनाओं का अस्तित्व समाप्त हो गया। इस आपदा में प्रदेश में हजारों गांव प्रभावित हुए, जिसमें से सैकड़ों गांव बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। इस आपदा को कौन भूल सकता है ना। केदारनाथ मंदिर के पास मंदाकिनी, ये बहुत सारे गांव, इसमें फिर IIRS की पूरी टीम ने बहुत सारी हेल्प करी। अब हम देखते हैं जो ये सारी आपदाएं हैं, आपदाओं के मेन कारण क्या हैं। ये आपको एग्जैक्ट आप याद रखना कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। बढ़ती शहरीकरण, मतलब एक स्थान है जहाँ पे रहने का 50 लोगों की रहने की जगह है, वहाँ पे 100 लोग रहने लग गए। और बढ़ता शहरीकरण, यहाँ पे एक रोड बननी थी लेकिन शहरीकरण इतना हो गया, 50 से रोड बन गई और इतने सारे घर बन गए, तो इससे आपदा बनती है। वनों का ह्रास और जलीय तंत्र में परिवर्तन, मतलब कि कभी कभी मानव अपनी चीज़ों की पूर्ति के लिए प्रकृति का नुकसान कर लेता है, तो उससे बाद में प्रॉब्लम हमें ही होती है। बांध और बिजली संयंत्रों का निर्माण, गैर संशोधित सीवेज, अवैध खनन, तीर्थाटन, पर्यटन जैसे नैनीताल, मसूरी आदि क्षेत्रों में आप देखेंगे कि घर, वहाँ पे जितनी आबादी होनी चाहिए उससे ज़्यादा घर बन रहे हैं, तो फिर ऐसे करके प्राकृतिक आपदाएं आती। आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य में ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DMA DMMA का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत देखो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इसमें जागरूकता के लिए, स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए फिल्में भी बनी हुई हैं बहुत सारी, जैसे डांडी कांडी की गोद माँ का प्रदर्शन तथा आपदा प्रबंधन नामक त्रैमासिक पत्रिका निकलती रहती है। तो ये सारी SDRF का गठन किया गया, नदी तट के निर्माण पर रोक लगाई गई, राज्य में आपदा प्रबंधन की योजना करी गई। तो ये था पूरा चैप्टर। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखनी है, और आप ये वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए जिससे आपको चीज़ें याद हो जाएं। चीज़ें समझने की चीज़ें हैं, आप एक बार समझ गए तो उसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर्स लगाइए, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें बताई थी मैंने, एक सीरीज़ हाइट वाइज उनकी